गुड मॉर्निंग। आज हम जो एक्सक्रीशन हमने लास्ट टर्न पर स्टार्ट किया था उसका एक रिव्यू बताते हुए मैं आपको वापस पीछे लिए चलता हूँ उसके रिव्यू के लिए कि हमने आपको ये बताया था कि उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इन्वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन जो कि एक्सक्रीशन में सहायता करते हैं, उत्सर्जन में सहायता करते हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें उत्सर्जन अंगों के रूप में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है इसके बारे में हमने बताया था। और उसके बाद हमने बात करी थी कि कशेरुकियों में स्किन, लंग्स, लीवर, एलिमेंट्री कैनाल, क्लोम्स, साल्ट ग्लैंड और स्प्लीन या प्लीहा ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, और अंत में हमने वृक्क के बारे में बताया था। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में ले लेते हैं। यह है आपका नाइट्रोजन उत्सर्जन। जो लास्ट टाइम पर भी मैंने आपको ये कहा था कि एक्चुअली बेसिकली उत्सर्जन ही हम किसको कहेंगे कि नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हैं जैसे प्रोटीन्स कहा था हमने कि उसके अंदर नाइट्रोजन होती हैं, और प्रोटीन क्या है आपका बहुलक है अमीनो अम्लों का, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है। और इनका जब डाइजेशन होता है, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में पहले, तो उसमें अमीनो अम्ल जो है वो हमें मिलते हैं, और इनका एसिमिलेशन जब होता है मेटाबॉलिक पूल के अंदर जब ये एंटर करते हैं तो ट्रांसअमीनेशन के कारण से इससे NH2 ग्रुप जो है वो हटता है, और वो उसके बाद में अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बारे में हमने डिटेल से मैं पहले आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अब कोई एनिमल उत्सर्जन के लिए किस पदार्थ का उपयोग करता है, यानी वो उत्सर्जित पदार्थ क्या है उसमें, उसके आधार पर हम जंतुओं को 3 समूहों में विभाजित करते हैं। पहला हो गया आपका अमोनोटेलिक, यानी वे जंतु जो नाइट्रोजन उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इस पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो ध्यान रखें आप इसको। अमोनोटेलिक किसे कहेंगे, हम सीधी सादी भाषा में डेफिनेशन नहीं करके हम समझने के लिए अगर इसको हम कहें कि जो अंतिम उत्पाद के रूप में आपका अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उनको अमोनोटेलिक कहा जाता है। सीधी सादी लैंग्वेज में हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं। और अमीनो अम्ल जो है वो कहाँ से आएंगे, जो आपका अमोनिया जो है वो कहाँ से आएगी, तो वो अमीनो अम्ल जो है वो डीएमिनेशन के द्वारा अमोनिया बनाते हैं, और इसको शरीर से हटाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमोनिया जो है वो एक टॉक्सिक गैस है जिसको कि हम शरीर के अंदर लंबे समय तक स्टोर करके और नहीं रख सकते हैं। इसकी जो टॉलरेंस है हमारे लिए, हमारी बॉडी की जो टॉलरेंस है अमोनिया के लिए वो बहुत कम होती है। जैसे अगर हम देखें कि ब्लड में 0.003 मिलीग्राम पर 100 ml इसकी टॉलरेंस है। इससे मतलब क्या है हमारा कि अगर इस लेवल से अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो इसको नुकसान होगा शरीर को, और इसको वहां से हटाना आवश्यक है। हालांकि जो फिशेज हैं या एम्फीबियन हैं और जो रेप्टाइल्स हैं उनमें ब्लड में अमोनिया की सहनशीलता अधिक होती है, लेकिन फिर भी हम कहें कि अधिक का मतलब ये नहीं कि वो अमोनिया को स्टोर करके और रख सकती है, उनको उसको निकालना ही होगा। तो अमोनिया पॉइजनस होने के कारण से इसको बनते ही तुरंत जो है वो उत्सर्जित किया जाना चाहिए, या फिर हम एक और काम करें कि इसको किसी ऐसे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए जो कि कम पॉइजनस हो। नहीं तो क्या होगा, इसके कारण से उसकी प्राणी की मृत्यु जो है वो हो सकती है। अब अमोनिया जो है वो क्या है, आप जानते हैं इसको कि ये जल में
बहुत अधिक घुलनशील जो है वो होती है। इसलिए कई प्राणियों में ये सीधे ही जल में विसरण के द्वारा निकाल दी जाती है। और ये क्रिया कहाँ पॉसिबल है? जहाँ पर कि पानी अवेलेबल है, यानी कि जो जलीय माध्यम में जो प्राणी रह रहे हैं वो ये काम कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करने के लिए आपको 300 to 500 ml वाटर की जरूरत होती है। और जो एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, यानी जो स्थलीय एनिमल हैं, वहाँ पर पानी जो है वो उनको इतनी अमाउंट में अवेलेबल नहीं हो पाता है, और उसके कारण से अमोनिया को दूसरे पदार्थों में कन्वर्ट करके और उत्सर्जित किया जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण लें यहाँ पर कि अमीनोटेलिक के उदाहरण अगर आपसे पूछे जाएं तो जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा, सीलेंटेट में हाइड्रा, पॉलीकीट्स में जैसे आपका निरीच, क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड में जैसे आपका केकड़ा, कुछ मोलस्क हो गए जैसे आपका एप्लीशिया हो गया, सीपिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, और जो फ्रेश वाटर बॉनी फिशेज हैं, जलीय अस्थिल मछलियाँ, स्वच्छ जलीय अस्थिल मछलियाँ, इनके अलावा आपका टेडपोल और जो जलीय कछुए हैं, ये अमोनिया को उत्सर्जित कर सकते हैं। ओके, दूसरा यूरियोटिलिक। तो वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटिलिक कहा जाता है। स्थलीय वातावरण या में अभी हम बात कर रहे थे वहां पर कि पानी कम मात्रा में पाई जाती है, तो अमोनिया को ये बाहर इस रूप में नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या करेंगे वहां पर ये कि इसको ये पहले कन्वर्ट कर देंगे यूरिया के अंदर, और क्योंकि अमोनिया से इसकी टॉलरेंस जो है वो अधिक होती है, तो जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे में 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml जो है वो हमारा टॉलरेंस लिमिट है इसकी, यानी इतनी ब्लड के अंदर इतनी मात्रा जो है वो हम इसको सहन कर सकते हैं। तो इससे अधिक हो जाएगा अगर तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी और इसको यूरेमिया कहा जाता है। यानी इससे अधिक मात्रा में अगर आपके अंदर यूरिया जो है वो इकट्ठा हो रहा है तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है और इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो सभी स्थलीय जंतुओं में ये मुख्य अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए 50 ml पानी की आवश्यकता होती है, और वहां पर हम बात कर रहे थे कि वो 500 ml की आवश्यकता होगी। अमोनिया में बताया था मैंने आपको, देखो 300 to 500 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करने के लिए होगी। ओके, तो यूरिया की मात्रा बात हो गई हमारे यहाँ पर। उदाहरण देखिए अब इसके कि एनालिड्स में जैसे केचुआ हो गया, गैस्ट्रोपोड मोलस्क हो गए जैसे पाइला हो गया, या कार्टिलेजिनस फिशेज हो गई, और जो वयस्क एम्फीबियन हैं जैसे मेंढक हो गया, या मैमल्स और जैसे आपका रेबिट और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हो गया। तो ये जो प्राणी हैं ये इनको यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अब यूरिया का संश्लेषण जो है वो किस प्रकार से होता है, पहले मैं आपको कोशिश करें हम कि एक मैं आपको डायग्राम दिखा दूं मैं आपको, ये वाला, ये देखिए, इसको हम ऑर्निथीन चक्र कहते हैं। देखिए मेरे सामने हमेशा एक डायलेमा ये रहता है कि अगर मैं हिंदी में बताता हूँ तो कुछ बच्चे हैं हमारे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें आप इंग्लिश में असाइनमेंट भी इंग्लिश में दीजिए, नो पढ़ाइए भी हमारे को इंग्लिश में, जबकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं हमारे वो सब हिंदी मीडियम के हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट दोनों में ही लिया जाए, इंग्लिश के रूप में हम इसको चलाएं यहाँ पर। ओके, तो मैं बता रहा था आपको यहाँ पर कि यूरिया जो है वो यकृत में बनता है ऑर्निथीन चक्र के द्वारा, लेकिन कुछ मात्रा में ये वृक्क में भी उत्पन्न होता है। तो इसका निर्माण जो एक साइक्लिक क्रियाओं के द्वारा होता है। इसको सबसे पहले क्रेप और हैंसलेट के द्वारा 1932 में प्रस्तुत किया गया था, और ये क्रिया उपापचयी क्रियाओं में सर्वप्रथम खोजी गई थी। ये चक्रीय प्रक्रिया जो है उपापचयी क्रियाओं में सबसे पहले खोजी गई थी, और इसको ऑर्निथीन चक्र भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसको ऑर्निथीन चक्र? क्योंकि ये चक्र के प्रारंभ में प्रयुक्त होता है और इसके निर्माण पर भी, इसके समाप्ति के ऊपर भी हमें ये मिलता है।
इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये ऑर्निथिन साइकिल है आपकी, ये देखिए आपका, ये यूरिया और ऑर्निथिन हो गया आपका, है ना। फिर इसमें ऑर्निथिन से सिट्रोलिन बनेगा, सिट्रोलिन से आर्जिनिन बनेगा, आर्जिनिन जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से शुरुआत से और आखिर में आपको ये मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्निथिन चक्र जो है वो इसको कहा जाता है। ये सिट्रोलिन का मेटाबॉलिज्म है किस प्रकार से होता है, धीरे धीरे मैं आपको इनकी सारी चीज़ों के बारे में रिएक्शन वाइज जो है मैं आपको वहाँ पर इसको बताने की कोशिश जो है वो करूँगा। और भी कुछ जो नाइट्रोजनस इसके सब्सटेंसेज हैं उनके बारे में भी हम वहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से ये क्रिया जो है वो होती है। अमोनिया हो गया आपका, ये यूरिया की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो वापस हम चलते हैं इसके ऊपर कि इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, आप ध्यान रखें इसको, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ कि ऑर्निथिन चक्र इसको कहा जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि कार्बेमाइल फॉस्फेट का निर्माण होता है। इस क्रिया में एक अणु अमोनिया, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और एक अणु जल जो है वो कंडेंसेशन की क्रिया के द्वारा कार्बेमाइल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया में दो अणु एटीपी जो है वो यूज हो जाते हैं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इस क्रिया के लिए एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज ये आवश्यक होते हैं। अब आप इसको रिएक्शन को पूरा देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का कोई वो नहीं रहेगा। ये देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया HNH और ATP और H2O ये मिलकर के आपका इन प्रेजेंस ऑफ कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज और मैग्नीशियम, यही बात कही हमने यहाँ पर, ग्लूटामिक अम्ल कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना देगा, ये आपका कार्बेमाइल फॉस्फेट का निर्माण जो है वो कर दिया जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका कार्बेमाइल फॉस्फेट, और हमने कहा कि दो ATP जो हैं वो इसमें प्रयुक्त होते हैं। तो ये ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ATP नहीं आकर के क्या आएगा यहाँ पर, ADP, दो ATP जो है वो ADP के अंदर कन्वर्ट जो है वो हो जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेप, सिट्रोलिन का फॉर्मेशन। इसमें आप इसको साथ में इसको भी ध्यान रखते रहिए कि हमने आपको ये कहा था, इसमें भी होगा मेरे पास में, तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। चलो इसमें नहीं है, ये मैंने डायग्राम दिखाने के लिए आपको ये रखा था कि बाद में जब हम हमारे आएंगे तब डिटेल में हम इसके बारे में वहाँ पर बात कर लेंगे। इसको देखिए अब, The step in the urea formation are follows. Citrulline is formed by addition of carbon dioxide and ammonia to ornithine. This carbon dioxide and ammonia comes from carbamyl phosphate. तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बताई, उसमें हमने ये कहा उसमें कि पहली स्टेप जो है आपकी वो क्या है, कार्बेमाइल फॉस्फेट का निर्माण करना है। तो ये कार्बेमाइल फॉस्फेट का निर्माण हो गया, और सेकेंड स्टेप जो है आपकी वो कह रहा है कि आपका सिट्रुलिन का निर्माण जो है वो इससे होना है, सिट्रुलिन का निर्माण इससे होना। तो सिट्रुलिन इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया टू ऑर्निथीन। यहाँ आपका ऑर्निथीन जो है वो इस चक्र के अंदर एंटर करता है। मैंने आपको पहले इसका डायग्राम भी दिखाया होगा। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा आपका ऑनलाइन टीचिंग में थोड़ी सी समस्याएं ये आती हैं, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं। यूरिया निर्माण की बात जो है हम कर रहे थे यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बेमाइल फॉस्फेट बना, और सेकंड स्टेप हमने इसको सिट्रुलिन का कहा, जबकि मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि देखिए इसमें यहाँ पर हमने कहा कि ये फर्स्ट स्टेप है ना, और वहाँ पर भी पहले मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट स्टेप में ऑर्निथीन जो है वो इसके अंदर एंटर होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एडिशन हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली आती कहाँ है, और अमोनिया, ये कार्बेमाइल फॉस्फेट जो है वो इसको प्रोवाइड करता है। यानी सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के आपका कार्बेमाइल फॉस्फेट का निर्माण जो है वो करती है, और इसके बाद आपका सिट्रुलिन जो है वो बनता है। अब सिट्रुलिन किस प्रकार से बनेगा कि आपका कार्बेमाइल फॉस्फेट जो है वो एक ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करके सिट्रुलिन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो बना देता है, और ये क्रिया लीवर सेल्स के अंदर ऑर्निथीन कार्बेनिक ट्रांसफरेज एंजाइम और बायोटीन एज कोफैक्टर सहकारक के द्वारा जो है ये क्रिया संपन्न होती है।
मुझे ऐसा ध्यान था कि अभी मैंने आपको एक डायग्राम जो है वो इसका दिखाया था, शायद वो इसी में था या अच्छा उस पीडीएफ में था। मैं उसको एक बार आपको वो डायग्राम वापस दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सेकंड स्टेप हो गई आपकी। इसके अंदर होना चाहिए था। इसके एंड में वो डायग्राम जो है हम यहाँ से ये ले लेते हैं। ये दोनों चीज़ें अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखिए ये आपका हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ रही है और ये लास्ट स्टेप हो गया कि अमोनिया और यूरिया जो है वो उससे निकल जाती है। ये जो हमने बताया यहाँ पर कि ये अमोनिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली ये मिलकर के और क्या बनाएगा, कार्बामाइल फास्फेट बनाएगा। और ये कार्बामाइल फास्फेट इस ऑर्निथीन के साथ मिलकर के और सिट्रुलिन बनाता है। वो बात हम आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेप में कहा हमने कि सिट्रुलिन का निर्माण जो है इससे होता है। ओके, देन सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड, आर्जिनिनो सक्सिनिक अम्ल का संश्लेषण, ये किस प्रकार से होता है, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमने कहा कि सिट्रुलिन बना है, सबसे पहले ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बना है और सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट ये मिलकर के आपका आर्जिनो सक्सिनेट बनाते हैं। और इसी को अगर हम यहाँ देखें इसमें कि अमोनिया का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है इस चक्र में एस्पार्टिक एसिड के रूप में प्रवेश करता है और एटीपी की उपस्थिति में ये क्या करता है, सिट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड से मिलकर के ऑर्जिनो सक्सिनिक एसिड बनाता है। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, हिंदी टाइपिंग आप जानते हैं थोड़ी सी मुश्किल है, तो उसके लिए मैंने कोशिश करी थी इसको किसी दूसरी मेथड से इसको कन्वर्ट किया था इसमें, तो आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड बनाता है। और ये क्रिया जो है वो आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, सक्सिनेट या सक्सिलेट हो गया है, सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको ये बता रहे हैं। ये मैग्नीशियम हो गया आपका यहाँ पर, सिट्रुलिन और एस्पार्टेट, एक एटीपी आपकी यहाँ पर काम में आएगी, मैग्नीशियम की उपस्थिति में आर्जिनो सक्सिनेट के अंदर ये कन्वर्ट होगा। ये बात हमने आपको यहाँ पर कही है कि सिट्रुलिन के साथ में ये अमोनिया और अंदर आपका यहाँ पर एंटर हो रही है और H2O जो है वो बाहर निकल रहा है और यहाँ पर हमने कहा कि ये आर्जिनिन बन जाएगा। और देखिए अब इससे आर्जिनिन कैसे बनेगा, अब इससे कि आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, आर्जिनो सक्सिनेज का क्लीवेज करता है जिससे आर्जिनिन और फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण जो है वो होता है। तो ये जो फ्यूमेरिक अम्ल जो है वो डीअमीनेशन अमीनीकरण की क्रिया के द्वारा एस्पार्टिक अम्ल के अंदर बदल जाता है, लेकिन इनमें से एक स्टेप में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। इस प्रकार जो फ्यूमेरिक एसिड बना है वो क्रेब चक्र के अंदर चला जाता है और यूरिया चक्र में प्रयुक्त होने वाला एस्पार्टिक एसिड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के ग्लूटामिक एसिड के साथ में ट्रांसअमीनेशन के द्वारा ये बनता है। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर डिटेल से देखें, यहाँ पर देखिए ये आर्जिनिन हो गया आपका यहाँ पर, लेकिन इसको हमने यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं लिया है कि ये एस्पार्टेट हो गया, है ना। अब हमारा तो काम हो गया इससे कि ये आर्जिनो सक्सिनेट जो है वो एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया आर्जिनो सक्सिनेज के द्वारा। ये सिट्रुलिन का मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या होगा कि इससे जो फ्यूमेरेट बना है वो मेलेट और अंत में ऑक्सिलो एसिटेट के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर ये आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट होता है। देखिए सिट्रुलिन जो है वो एस्पार्ट प्लस एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट इसको आर्जिनो सक्सिनेट बनता है। आर्जिनो सक्सिनेट से आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम जो है वो एस्पार्टेट अलग कर देता है और फ्यूमेरिक एसिड बनाता है जो कि मेलिक एसिड बनता है और जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है और जिससे कि बाद में आर्जिनिन जो है वो बन जाता है। तो ये आर्जिनिन आपका यहाँ पर बन गया है। अब ये आर्जिनिन जो है वो क्या करेगा कि एक एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और इन प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम ये आपका यूरिया और ऑर्निथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि हमने ऑर्निथीन से हमने स्टार्टिंग करी थी कि ऑर्निथीन प्लस कार्बामाइल फास्फेट, जिसमें कि हमने कहा था कि NH3 प्लस CO2 मिलकर के कार्बामाइल फास्फेट बनाते हैं और ये यहाँ पर आकर के और ऐड हो जाता है। ओके, ये बात मैं आपको वहां पर बता चुका हूँ। इसी को थोड़ा सा हम वापस डिटेल में ले लेते हैं कि अब यूरिया का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ है। तो वो जो आर्जिनिन जो बना है वो आर्जिनेज की उपस्थिति में विघटित होकर के यूरिया और ऑर्निथीन बनाता है। इस प्रकार से ऑर्निथीन फिर से वापस अवेलेबल हो जाता है ऑर्निथीन चक्र की नई शुरुआत करने के लिए और जो यूरिया बना है वो वृक्क तक पहुंचा दिया जाता है
और वृक्क से इसे मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो यूरिन है हमारा, उसके अंदर यूरिया जो है वो 2 ग्राम पर 100 ml यानी कि लगभग 2% के लगभग ये हो जाता है। तो अब ये जो पूरी कंप्लीट जो आपकी रिएक्शन हो गई है उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि इसमें हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, 3 ATP, एस्पार्टिक एसिड ये काम में आया और 2 H2O काम में आया। इन्होंने मिलकर के एक यूरिया, 2 ATP, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट और एक इनऑर्गेनिक पायरोफास्फेट जिसको हम कहते हैं वो, और एक फ्यूमेरिक एसिड बना दिया है वहाँ पर। तो ये आपका यूरिया किस प्रकार से बनता है ये बात हुई। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। और एक जो हमने 2 पदार्थ देख लिए, एक अमोनिया हो गया, दूसरा यूरिया हो गया। तीसरे प्रकार के जंतु जो कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटेलिक जंतु कहा जाता है। अब यूरिक एसिड क्या होता है कि ये कम विषैला होता है लेकिन जल में अघुलनशील होता है। तो हमारी जो टॉलरेंस है वो 100 ml में 26 मिलीग्राम यूरिक एसिड की हमारी टॉलरेंस जो है वो होती है, और इसका उत्सर्जन जो है वो सेमी सॉलिड के रूप में किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कम से कम वाटर जो है वो आपको यूज करना है और इसका आसानी से उत्सर्जन किया जा सकता है। तो ऐसे जंतु जो जल की कमी वाली जगहों पर रहते हैं या हम कहें कि बहुत कम जल सेवन करते हैं, वो यूरिक एसिड उत्सर्जन करते हैं, उनको यूरिकोटेलिक एनिमल कहा जाता है। मनुष्य में यूरिक अम्ल जो है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद होता है और सामान्य भोजन लेने पर मूत्र में 24 घंटे में 1 ग्राम यूरिक एसिड ह्यूमन बींग्स में बनता है। ज्यादा न्यूक्लियोप्रोटीन वाला भोजन लेने पर यूरिक अम्ल की मात्रा 2 ग्राम तक हो जाती है। कुछ सब प्राइमेट जो मैमल्स हैं उनमें और कुछ कीटों में यूरिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर के एलेंटोइन का निर्माण भी कर लेता है। तो कौन कौन से एनिमल हैं जो कि यूरिकोटेलिक हैं, इनको अगर हम देखें यहाँ पर, इंसेक्ट, स्नेल्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स और डेजर्ट मैमल जैसा आपका कैमल जो है वो भी कुछ मात्रा में इसका उत्सर्जन करता है। तो यूरिक एसिड का सिंथेसिस जो है वो किस प्रकार से होता है इसको अगर हम देखें तो प्यूरिन का अंतिम उत्पाद होता है और इसी कारण से इसकी संरचना प्यूरिन से मिलती जुलती होती है। यूरिक एसिड जो है वो आपकी बुक में 5.4 डायग्राम से बताया गया है। ये 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन होता है। यूरिक एसिड वास्तव में क्या है, 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन, और इसका जो निर्माण है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के द्वारा होता है। और सबसे पहले एडिनिन गुआनिन जो है वो इनका डीएमिनेशन होगा और इससे हाइपोजेंथिन और जेंथिन बनते हैं। हाइपोजेंथिन जेंथिन ऑक्सीडेज के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के इनोल फॉर्म में बदल जाता है जो कि कीटो फॉर्म में परिवर्तित हो गया है। और प्राइमेट के अतिरिक्त अन्य सभी स्तनियों में यूरिक अम्ल जो है वो यूरिकेज एंजाइम के द्वारा होकर के ऑक्सीकृत होकर के और एलेंडोइन बनाता है। लेकिन जैसे कबूतर की अगर हम बात करें तो जेंथिन ऑक्सीजन जो एंजाइम है, जेंथिन ऑक्सीजनेज होगा ये एब्सेंट होता है। तो हाइपोजेंथिन जो है वो यकृत में बनता है और फिर इसे वृक्क में जेंथिन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। जबकि कुछ बर्ड्स में अगर हम देखें जैसे मुर्गी और बतख में ये एंजाइम यकृत में ही पाया जाता है, इसलिए यूरिक अम्ल का निर्माण जो है वो यकृत में ही हो जाता है, लेकिन कबूतर में इसका निर्माण जो है वो वृक्क में होता है। चलिए, लंबा हो जाएगा हमारा टॉपिक ये, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और दूसरे उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे, और उसके बाद में आपका किडनी का स्ट्रक्चर कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।